नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर की क्वेश्चन सीरीज की 4th वीडियो में। आई होप कि इससे पहले की तीनों वीडियो को आपने एंजॉय किया है। अगर एंजॉय किया है तो कमेंट में टाइप कीजिए EJ। EJ स्टैंड फॉर एंजॉयमेंट। हम चलते हैं आपकी आज की क्वेश्चन सीरीज पे। हम 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51। विमला वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। विमला जो है वो दीवार के सहारे लग के बैठी एक ग्रुप डिस्कशन के दौरान। विच एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन डिड सी मिस। उसने ग्रुप डिस्कशन का कौन सा एस्पेक्ट मिस किया। ऑप्शन ए है इंप्रेसिव बिगनिंग, करेक्ट पोस्चर, स्माइल, लाउड एंड डोमिनेटिंग वॉइस। देखिए इंप्रेसिव बिगनिंग कैसी भी रही हो उसने जरूर देखी होगी। हाँ, उसका पोस्चर बिल्कुल गलत है। एक बिजनेस फॉर्मेलिटी के हिसाब से उसको प्रॉपर पोस्चर में बैठना चाहिए, ना कि दीवार के सहारे लग के। ना वो स्माइल मिस करेगी, ना वो लाउड एंड डोमिनेटिंग वॉइस मिस करेगी। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट पोस्चर। उसका पोस्चर बिल्कुल गलत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। When talking to caller after putting them on hold, what should you say? मान लीजिए आपकी कहीं जॉब लग गई है और आप फोन पे किसी कॉलर से बात कर रहे हैं और आपने उसको होल्ड पे कर दिया है, तो उसके बाद आपको क्या कहना चाहिए। ऑप्शन ए है नाइस दैट यू हैव नो अदर वर्क। देखिए ये तो बिल्कुल मजाक उड़ाने वाली बात हो जाएगी कि बहुत अच्छा है, आपको कोई दूसरा काम नहीं है। इससे तो आपका कॉलर बिल्कुल नाराज हो जाएगा। ऑप्शन बी है आई टोल्ड यू दैट इट वॉज गोइंग टू टेक लॉन्ग। ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ऑप्शन सी है थैंक यू फॉर होल्डिंग। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए ना तो आप ये कहेंगे कि आपके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है, ना आप ये बोलोगे कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि इतना ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। अगर टाइम लगना भी है तो बिजनेस फॉर्मेलिटी के हिसाब से आपको बीच बीच में उसको बताना पड़ेगा कि सॉरी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और अगर बिना किसी कंप्लेंट के कस्टमर होल्ड पे रह गया है या कोई भी है XYZ वो होल्ड पे रह गया है, तो आपका फर्ज बनता है आप उसको बोले कि थैंक यू फॉर होल्डिंग। ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन ए टेलीफोन कॉल। एक टेलीफोन कॉल में कितने फेसेस होते हैं। वैसे तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो ग्रुप कॉल है या वो 1-to-1 कॉल है। अगर 1-to-1 एक नॉर्मल कॉल की बात करें तो उसके होते हैं 3 फेस। आप फ़ोन को पिक करोगे, कन्वर्सेशन करोगे और उसके बाद फ़ोन को एक क्लोज नोट के साथ में डिस्कनेक्ट कर दोगे। सो आवर आंसर इज डी, 3 फेसेस। क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वॉइस। आपकी वॉइस के जो इंपॉर्टेंट जरूरी पहलू है वो क्या है। आपकी वॉल्यूम, आपकी स्पीड, आपकी टोन, बिल्कुल तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आपकी वॉइस के। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 वैसे है ये क्वेश्चन नंबर 55। यू आर ऑन ए कॉल एंड नॉट एबल टू हियर वेल, हाउ विल यू आस्क द पर्सन टू बी लाउडर। अगर आप कॉल पे हो और आपको सामने वाले की आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है तो आप किन वर्डिंग के साथ में उसे लाउडर होने के लिए बोलोगे, कि थोड़ा तेज बोलने के लिए बोलोगे। कैन यू स्पीक लाउडली, बिल्कुल इनफॉर्मल है। कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। जब भी हम कुड का यूज करते हैं किसी को बोलने के लिए कि कृपया आप ऐसा कर दोगे, तो ये बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस शो करता है। ये मोडाल्स का एक पार्ट है। कुड के इस यूज़ को जानने के लिए आपको मोडाल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अपनी इंग्लिश अपडेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑब्वियसली यू विल गेट सम गुड नॉलेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। यू आर हैविंग ए कन्वर्सेशन विद योर कलीग एंड देन योर फोन रिंग, वट वुड यू से। मान लीजिए आप अपने कलीग के साथ कोई बातचीत कर रहे हो और अचानक आपका फ़ोन बजने लगता है। कलीग का मतलब होता है जो आपके साथ में काम करते हैं। अचानक आपका फ़ोन बजता है तो आप क्या कहोगे। यू विल इग्नोर द कॉल, क्या आप कॉल को इग्नोर कर दोगे। जी नहीं, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। ये ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी है यू विल रिक्वेस्ट योर कलीग टू वेट एंड यू आंसर द इंपॉर्टेंट कॉल। ऑब्वियसली जो एक कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी के हिसाब से या फिर एक बिजनेस एथिक के हिसाब से हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। हम कलीग को बोलेंगे कि एक्सक्यूज़ मी और हम उस कॉल को अटेंड करेंगे।
ये आपकी पोलाइटनेस और बिजनेस एथिक्स दोनों को शो करेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी है आंसर द फोन एंड पुट द कॉलर ऑन होल्ड, नहीं, ये तो बिल्कुल ही थोड़ा सा बदतमीजी वाला काम हो जाएगा। ऑप्शन डी है यू विल टॉक टू द कॉलर एंड लीव योर कलीग स्टैंडर्ड, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अपने कलीग को ऐसे ही छोड़ दोगे और आप कॉल पे बात करते रहोगे, इससे तो उसको थोड़ा सा इंसल्टिंग फील होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम कलीग को रिक्वेस्ट करेंगे फोन लेने के लिए और अपनी कॉल को अटेंड करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन गिविंग नेगेटिव इंफॉर्मेशन ओवर फोन कॉल हाउ शुड यू स्पीक। मान लीजिए आप किसी को नेगेटिव इंफॉर्मेशन देने वाले हो फोन कॉल पे, तो आपको कैसे बोलना चाहिए, किस तरीके से आपको बोलना चाहिए। ऑप्शन ए है जस्ट स्पीक, आपको सीधे सीधे बोल देना चाहिए, जी नहीं, ऐसा नहीं होता, नॉर्मली भी ऐसा नहीं होता, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा भी होगा। ऑप्शन बी है स्पीक लाउडली, ये भी थोड़ा सा बदतमीजी वाला सा काम होगा कि आप किसी को बहुत ही ख़राब इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप बहुत तेज़ बोल के बहुत एक्साइट होके दे रहे हो, तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसका मजाक बना रहे हो। ऑप्शन सी है शुड नॉट आंसर द कॉल एट ऑल, जब इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनती कि आप उसकी कॉल का ही आंसर ना दो। शुड बी पोलाइट, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमें पोलाइट होना चाहिए जब भी हम कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पोलाइट का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा शांत और अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द ओड वर्ड। देखिए ओड वर्ड का मतलब होता है कि जब जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है उसमें से बिल्कुल ही अलग तरीके का वर्ड हो। देखिए एक बार नज़र मारते हैं। ऑप्शन ए है प्लीज़, बी है सॉरी, सी है पेपर और डी है थैंक्स। देखिए अगर हम ऑप्शन ए, बी और डी का कॉम्बिनेशन बनाए तो ये सारे के सारे कन्वर्सेशन के या कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाले वर्ड्स है। लेकिन ऑप्शन सी जो है पेपर, इसका इन तीनों से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये है ओड वर्ड आउट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड। द कंपनी डैश गुड टू वियतनाम। देखिए टू का यूज हुआ है। टू का यूज होता है डेस्टिनेशन के लिए, जैसे कि आप अगर बोलो कि आई एम गोइंग टू दिल्ली या XYZ कहीं भी, अगर आप बोलो आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू बॉम्बे, आई एम गोइंग टू कैलकाटा, आप कुछ भी बोलते हो और उससे पहले टू है, इट मीन्स आप वहां पे जा रहे हो, वो आपकी डेस्टिनेशन है, वो आपकी मंजिल है। अब इस सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन का पार्ट है। अगेन मैं आपको बता दूं, ये भी इंग्लिश में प्रीपोजिशन का पार्ट है। 8 वर्ड्स जो होते हैं उनमें से एक होती है प्रीपोजिशन। अगेन देखिए आप कितने सारे क्वेश्चंस में देख चुके हो कि आपकी इंग्लिश की बेसिक नॉलेज को चेक कर रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपका प्यार हमें मिलता रहेगा दोनों चैनल्स पे और हम आपके लिए यूजफुल कंटेंट बनाते रहेंगे। सो द कंपनी डैश गुड टू वियतनाम। अब कंपनी, गुड्स का मतलब होता है सामान, कोई भी चीजें। वियतनाम क्या करेगी, एक्सपोर्ट कर सकती है। अगर बाय करेगी तो यहाँ पे टू की जगह फ्रॉम आएगा, अगर बाय करती है तो टू की जगह फ्रॉम आएगा, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। फॉल्स, गोज, इनकी कोई सेंस नहीं बन रही कि यहाँ पे फिट कर दिया जाए, तो उससे जो ये सेंटेंस है इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी तरीके की। सो ऑप्शन ए एक्सपोर्ट्स इज द राइट आंसर। द कंपनी एक्सपोर्ट्स गुड्स टू वियतनाम। कंपनी वियतनाम में गुड्स को एक्सपोर्ट करती है, वियतनाम में गुड्स को भेजती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर। अब ये जो सेंटेंस दिया गया इसके लिए राइट स्टेटमेंट क्या रहेगी। देयर इज फायर इन द फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में आग लग गई है, तो आप क्या बोल सकते हो इन तीनों में, इन चारों में ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन उसके लिए सही है। ऑप्शन ए है वाटर प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये तो बाद की बात है। एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, यस, अगर कहीं पे आग लग गई है तो वहां आप लोगों का आना जाना बंद कर दोगे एकदम से, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। यू कैन गो इनसाइड, वी वॉन द मैच। अब मैच का इस चीज़ से क्या लेना देना है, क्या कोई आग लगाने का कंपटीशन चल रहा था, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल ही गलत है। अंदर कोई नहीं जा सकता जब आग लग जाती है, एक जगह पे कोई दुर्घटना हो जाती है। वाटर प्रॉब्लम की बात बाद की है। सो सबसे पहला और राइट स्टेटमेंट इसके लिए जो है वो है एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। जहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती है वहाँ पे हम एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, एंट्री को बंद कर देते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी पे आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है और आपको एक सेंटेंस बनाना है। ओल्ड मैन रीडिंग वाज द न्यूज़पेपर, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, जैसे कि वाज है और आईएनजी फॉर्म है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। इसमें आपको देखना है कि सुटेबल सब्जेक्ट क्या हो सकता है। सुटेबल सब्जेक्ट इज ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन कैन बी द सुटेबल सब्जेक्ट। अब द ओल्ड मैन एक ही ऑप्शन में स्टार्टिंग में है, द ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको सीधे सीधे इस तरह के सेंटेंसेस में पहले तो ये चेक करना है वो किस तरीके का सेंटेंस है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉन्टिन्यूस पोजीशन में होता है और इसमें वाज का यूज किया गया है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ओके, अब यहां पे आपको सिर्फ ये देखना था कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा पॉसिबल है। सब्जेक्ट पॉसिबल है ओल्ड मैन और ओल्ड मैन के साथ में द लग जाएगा, तो ऐसी ऑप्शन एक सी ही है। अगर आपको सेंटेंस मेकिंग की नॉलेज है तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आप सिर्फ एक बार स्टेटमेंट को देखते ही सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेम ए क्वेश्चन फॉर द रिस्पॉन्स। ये एक रिस्पॉन्स है, इसके अगेंस्ट आपको एक क्वेश्चन बनाना है। मिस द बस, वाई लेट ग्रामेटिकली गलत है। वाई आर यू लेट, यस ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। व्हाट आर यू डूइंग, अगर व्हाट आर यू डूइंग आप पूछते हो तो इस आंसर का कोई मतलब नहीं बनता। वाई मिस द बस, ये तो बाद की बात है ना, जब वो बता चुका है कि बस मिस कर दी है। सो ऑप्शन बी, वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो। आई मिस्ड द बस, ये यहां से स्टार्ट होता है, आई मिस्ड द बस, मैंने बस मिस कर दी इसलिए मैं लेट हूं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज द सेंटेंस टू पास्ट टेंस। अगेन ये सीधा सीधा आपको बोल रहा है कि मैं आपकी टेंस की नॉलेज चेक करना चाहता हूं। आप देखिए, ही इज राइटिंग, ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट पार्ट यहां पे मिसिंग है, ऑब्जेक्ट पार्ट यहां पे नहीं दिया गया है। ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है। ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर आप पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो जहां पे ये इज है इसकी जगह पे लग जाएगा वॉज। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए आपको टेंस की बेसिक नॉलेज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए वैल्यूएबल से वैल्यूएबल कंटेंट रेडी कर सके। सो लेट्स मूव टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस हमारी है सी इज राइटिंग। देखिए ये सी वाले तो कोई भी हम यूज नहीं करेंगे, ना वी वाले यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो यहां पे भी हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा। ही राइटिंग, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑप्शन सी, ही वाज राइटिंग। ही इज राइटिंग प्रेजेंट है और ही वाज राइटिंग पास्ट है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्सप्रेशन विल यू यूज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आगे जो ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनमें से आप कौन सा यूज करोगे अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हो। माई नेम इज बिल्कुल हम यूज करते हैं। आई एम, ये भी हम यूज करते हैं। प्लीज टू मीट यू, आई एम, ऑप्शन सी भी यूजेबल है। ये तीनों ही ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं जब हम कहीं पे किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली। अगर आपको किसी से डिसएग्री होना है, किसी के साथ आपको अपनी असहमति दिखानी है लेकिन थोड़ी पोलाइटनेस के साथ में, थोड़ा पोलाइट होते हुए, तो आप इन चारों में से कौन सी ऑप्शन को यूज करोगे। ऑप्शन ए है आई डोंट लाइक व्हाट यू से, ये तो सीधा सीधा मना करने वाली बात हो जाएगी, इसमें पोलाइटनेस कहीं पे भी आई ही नहीं। आई डोंट एग्री, ये भी आप सीधे सीधे मना कर रहे हो। आई एम अफ्रेड, आई डिसएग्री विद यू इन दिस, ये बिल्कुल एक सेंसेबल तरीके से मना करने वाली बात है, सेंसेबल तरीके से डिसएग्री होने वाली बात है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी भी गलत है। हम सी पे मार्क करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेम द मेन स्किल दैट हेल्प टू लर्न अदर लैंग्वेज स्किल्स लाइक रीडिंग राइटिंग। अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है तो जैसे कि रीडिंग या राइटिंग, इस तरह की कोई स्किल आपको सीखनी है किसी लैंग्वेज को लेके, तो सबसे पहली स्किल क्या है जो आपको आनी चाहिए? रीडिंग और राइटिंग तो आपको सीखना ही है, तो ये इन ऑप्शंस पे तो आप वैसे ही कांटा मार दीजिए। स्पीकिंग, जब आपको स्पीकिंग ही नहीं आती तो ये सब आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात है सुनना। यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए आप टेक्निकली समझिए, मान लीजिए आज आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? लिसनिंग, सुनना आना चाहिए। कई बार आपको लगता है ना, आप फील करते होगे कि सामने से कोई बोलता है, हम समझ तो लेते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते। हम सामने वाले की बात समझ तो लेते, यानी कि आप सुन तो लेते हो, अच्छे से सुन के समझ लेते हो, लेकिन आप बोल नहीं पाते। रीडिंग और राइटिंग में भी आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप बोल नहीं पाओगे तो। सो लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। एक बच्चा भी जब सीखता है तो वो पहले अपने बड़ों को बोलते हुए सुनता है, उसके बाद ही वो उनको कॉपी करता है। सो ऑप्शन डी, लिसनिंग इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 थोड़ा लंबा है, ध्यान से पढ़िएगा। लिसन टू द टीचर मेकिंग द फॉलोइंग अनाउंसमेंट। एक टीचर एक अनाउंसमेंट कर रहा है, आपको उसको ध्यान से सुनना है। ए टीम ऑफ पेंटर्स आर कमिंग टुमारो टू पेंट द वॉल्स। पेंटर की एक टीम आने वाली है कल वॉल को पेंट करने के लिए। देयर आर प्लास्टिक सीट्स इन माई रूम ऑन द डेस्क। मेरे रूम में डेस्क पे प्लास्टिक सीट्स है। आई वॉन्ट यू टू पुट दैम ओवर योर डेस्क। मैं चाहता हूं कि आप उनको अपने डेस्क पे रख दे। नाउ आंसर द क्वेश्चन, व्हाट डज द टीचर वांट टू हियर ट्रेनीज टू डू। आपको इन चारों ऑप्शन में से वो आंसर बताना है जो टीचर सुनना चाहेगा इस स्टेटमेंट के बाद अपने ट्रेनीज से। ऑप्शन ए है ब्रिंग द पेंट फ्रॉम द रूम। पेंट तो पेंट वाले ही लेके आएंगे, ऑप्शन ए गलत है। टेक द बुक्स फ्रॉम हर डेस्क, उसके डेस्क पे से बुक्स को ले जाओ, ये भी नहीं है, रिलेटेड आंसर नहीं है। कवर द डेस्क विद प्लास्टिक सीट्स। देखिए जो प्लास्टिक सीट्स होती है वो कुछ ऐसी होती है कि आप अगर मान लीजिए आपके रूम में पेंट होना और आपके पास वो प्लास्टिक सीट्स है, तो वहाँ पे रखे सामान को इधर उधर करने की बजाय आप उन प्लास्टिक सीट्स के साथ में उस सामान को कवर कर दीजिए, जिससे कि पेंट के जो छींटे होते हैं वो उस सामान पे ना गिर के उस प्लास्टिक सीट पे गिरेंगे और आपका सामान गंदा होने से बच जाएगा। सो कवर द डेस्क विद प्लास्टिक सीट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व। लिसनिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है इन ऑप्शंस में से? हियरिंग, बिल्कुल सुनना तो पड़ेगा ही। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, बिल्कुल। नन ऑफ द अबव, जी नहीं, दोनों ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, मीन्स ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी भी हमारा आंसर है। लिसनिंग में ये दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होती है। आपको ध्यान से सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर आपको रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, मेंटेनिंग टूल्स इन गुड कंडीशन इज। टूल्स को अच्छी कंडीशन में मेंटेन रखना, ये क्या है? अननेसेसरी है? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत नेसेसरी है। एसेंशियल, एसेंशियल और नेसेसरी का मतलब एक जैसा ही होता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स है। यस, ऑप्शन बी कैन बी द आंसर। इक्वल, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, फॉर्मल की कोई सेंस नहीं बन रही। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, टूल्स को अच्छी कंडीशन में मेंटेन रखना बहुत ही नेसेसरी है, एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स है। सो ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे और मूव कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की वीडियो का फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वेयर यू हैव बीन ऑल दीज, क्या आएगा? इस स्टेटमेंट को जब आप पूरा करते हो या आप किसी को ऐसा बोलते हो कि तुम इतने दिन कहाँ थे, इन सब दिनों में तुम कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। डेज जैसा कि मैं बोल ही चुका हूं, वाइल की कोई सेंस नहीं बनती, ड्यूरिंग की कोई सेंस नहीं बनती, ऑलवेज की कोई सेंस नहीं बनती। सो ऑप्शन बी, डेज इज द राइट आंसर। ये थे हमारे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।